ये मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को अपनी एक स्टूडेंट से बात करते हुए देखते हैं जो कि एक असैसिन थी। वो आदमी उस असैसिन को एक क्रूशियल मिशन की असाइनमेंट देता है। असल में उसे एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करना था जो कि काफी टाइम से गायब था और वो किसी भी लम्हे वार की चिंगारी जला सकता था। वो ऑब्जेक्ट उनकी एजेंसी के ही एक आदमी वोंग के पास था जो कि अब जापानीज के साथ मिल गया था। उस असैसिन लड़की से बात करने वाले आदमी का नाम कांग था, एक गार्डियन जिसे एजेंसी ने अपने असैसिन्स को प्रोटेक्ट करने का टास्क सौंपा था और उसे ग्रे फॉक्स के नाम से भी जाना जाता था। वोंग जब एक कैफे में था तो उसे एजेंसी की तरफ से एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक फोन था। वोंग यहाँ कांग से बात करता है जो कि वोंग पे गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि आजकल उसे ढूंढना क्यों इतना मुश्किल हो गया है। साथ ही वो उसे एक गुड न्यूज देता है कि उसे मारने की सिपारी दे दी गई है। वोंग उसे 2 गुना पैसे देने की ऑफर करता है लेकिन फिर भी कांग उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है और पैसों पर अपनी रेपुटेशन को फोकियत देता है। वोंग कांग के इनकार से अपसेट हो जाता है और कहता है कि वो उससे नहीं डरता। साथ ही वो उससे कहता है कि वो उसका वेट करेगा, लेकिन कांग यहाँ ये क्लैरिफाई करता है कि मेरा काम किसी को मारना नहीं है बल्कि उन असैसिन्स को प्रोटेक्ट करना है जो कि एजेंसी के ऐसे मिशंस को अंजाम देते हैं। कुछ ही देर में वो असैसिन डीना जो कि कांग की स्टूडेंट थी वो उसी कैफे में पहुंच जाती है जहाँ पे वोंग था। कांग ने डीना को वोंग को मारने और वो ऑब्जेक्ट रिट्रीव करने के लिए भेजा था। वोंग यहाँ डीना को एक औरत होने के कारण अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद ना ही वोंग और ना ही उसके आदमी उसे हरा सकते थे। डीना यहाँ एक जबरदस्त फाइट के बाद वोंग के सारे आदमियों को मार डालती है, इसलिए वोंग उसे नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन डीना उसकी ऑफर्स इग्नोर कर देती है। पर तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और उसके मुंह से खून निकलता है। डीना की इलनेस का फायदा उठाते हुए वोंग वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डीना कांग से मिलती है जिसने वोंग से वो ऑब्जेक्ट रिट्रीव करने का मिशन पूरा कर लिया था, लेकिन फिर भी कांग अपसेट था क्योंकि डीना पहले जैसी नहीं रही थी और ये पहली बार हुआ था कि वो अपने मिशन पर लेट पहुंची थी जबकि उसका मेन टारगेट उससे बच के भाग गया था। अगले दिन कांग डीना को स्कूल ले जाता है और उसे अपनी हेल्थ कंडीशन चेक करवाने का कहता है। डीना उसे यकीन दिलाती है कि वो ठीक है, बस अपनी एक्टिविटीज से थोड़ा थक गई थी और वो कांग को एक बेहतर गार्डियन बनते हुए देखकर खुश थी। डीना को स्कूल छोड़ने के बाद कांग ब्रोकर से मिलता है जो कि एजेंसी के लिए ही काम करता था। कांग उसे वो आइटम एग्जामिन करने का कहता है जो कि उन्होंने वोंग से रिट्रीव किया था। तभी वो ऑब्जेक्ट चमकने लगता है जिसकी वजह से कांग भी क्यूरियस हो जाता है, लेकिन ब्रोकर उससे कहता है कि ना जानना ही उसके लिए बेहतर होगा क्योंकि फ्यूचर में ये चीज उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती थी। लेकिन कांग को इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसकी एजेंट ने इसे हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला था, इसलिए वो एक्सप्लेनेशन डिजर्व करता था। दूसरी तरफ वोंग वॉयलेट से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उसे बताता है कि ग्रे फॉक्स ने उसकी कोई कीमती चीज चुरा ली है। वोंग उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो इससे उनकी एजेंसीज के बीच वार स्टार्ट हो सकती थी। दूसरी तरफ कांग को अपने सुपीरियर मार्शन की कॉल आती है। मार्शन कांग से पूछता है कि उसका नाम एजेंसी की टारगेट लिस्ट पे क्यों आया है। साथ ही वो कांग की चोरी पर भी सवाल उठाता है। कांग ये सुनकर परेशान हो जाता है। मार्शन उसे इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अगले 2 घंटे में वॉयलेट से मिलने का कहता है और इसके बाद वो उनकी फ्रेंडशिप के बावजूद भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में कांग वॉयलेट से मिलता है जो कि एजेंसी के लिए उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की तारीफ करती है। वो एजेंसी के मिशंस में कांग के हाई सक्सेस रेट को देखते हुए उसे एक लेजेंड मानती थी और इसलिए भी क्योंकि फीमेल असैसिन्स को ट्रेन करने की उसकी एबिलिटीज भी शानदार थी। वॉयलेट उसे आराम करने और वो आइटम उसे देने की हिदायत करती है, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देता है और इसकी बजाय वो रिजाइन देने का फैसला करता है। वॉयलेट उसे याद दिलाती है कि एजेंसी को छोड़ने के लिए उसे अप्रूवल की जरूरत होगी। साथ ही वो उसे नीना के बारे में बताती है, एक फेसलेस असैसिन जो कि बाकी लड़कियों की तरह अपने टारगेट्स अच्छे से एलिमिनेट करती थी। वो उसे बताती है कि मार्शन ने कांग के मिशंस के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है। वॉयलेट उस पर इल्जाम लगाती है कि वो अपनी पावर को अपने पर्सनल गेन्स के लिए यूज कर रहा है। अपनी ताकत के बावजूद एजेंसी को डिसोबे करना कांग को पावरलेस बना देता है और एजेंसी उसे एक्सपेल करने के साथ साथ उसका ग्रे फॉक्स का टाइटल भी वापस ले लेती है। उसी टाइम मार्शन जो कि कांग के लिए परेशान था वो डीना से कांटेक्ट करता है और उसे कांग को फौरन से रेस्क्यू करने का कहता है। इधर वॉयलेट जब कांग से लिए हुए बॉक्स को ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि कांग ने उस ऑब्जेक्ट को एक क्रिस्टल बॉल से तब्दील कर दिया था, जिससे ये बात साफ जाहिर थी
कि कांग को मारने के एजेंसी के मिशन के खिलाफ वो खुद को डिफेंड करने के लिए प्रिपेयर हो रहा था। यहाँ वो 3 अटैकर्स को मारने के बाद नीना के साथ अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। कांग उस फेसलेस असेसिन के भी बहुत से आदमियों को मार डालता है, लेकिन नीना के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं था, जो कि बड़ी आसानी से उसे हरा देती है। नीना यहाँ ये नोटिस करती है कि कांग की स्पीड काफी कम हो गई थी और वो पहले जितना तेज नहीं रहा था। नीना उस लेजेंड को खत्म करने के लिए काफी एक्साइटेड लग रही थी, जिसने एक बार उसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ पे डीना भी पहुँच जाती है, जो कि कांग को रेस्क्यू करना चाहती थी। नीना यहाँ डीना की मौजूदगी के कारण उसे वार्न करती है, लेकिन डीना को इसकी कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए वो नीना पे अटैक कर देती है। पर अपनी कोशिश के बावजूद नीना की सुपीरियर एबिलिटीज फैसलाकुन साबित होती हैं। इसी के साथ ही सीन एक ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ चार्ली नाम का लड़का लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन की जॉब करता था, लेकिन सुपीरियर होने में विश्वास के बावजूद उसे एक लूजर माना जाता था और अधूरे काम के लिए अक्सर उसे अपने बॉस से डांट पड़ती थी। लेकिन फिर एक शाम चार्ली की जिंदगी में अचानक बदलाव आता है, जब घर जाते हुए गलती से उसकी गाड़ी किसी पे चढ़ जाती है। असल में वो विक्टिम एजेंसी के उन 2 लोगों में से एक था, जो कि कांग को मारने के लिए किसी जगह ले जा रहे थे। कांग जिसने दूसरे आदमी को भी मार डाला था, वो चार्ली से हेल्प मांगता है और उसे कहीं ले जाने का कहता है। गाड़ी में कांग उससे आइडेंटिफिकेशन मांगता है और मार्शन से कांटेक्ट करने के लिए उसे कॉल करता है। वो मार्शन को चार्ली के बारे में बता के कहता है कि अगर अगले 7 घंटों में उसका टारगेट नहीं मारा गया और उसकी किटी को नहीं बचाया गया, तो वो चार्ली और उसकी फैमिली को मार दे। ये सुनकर चार्ली काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन कांग अपनी गार्डियन रिंग चार्ली को देता है और एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी पावर्स को अनलॉक करेगी और गार्डियन के तौर पे उसे गाइड करेगी। जो कुछ भी कांग का था वो अब चार्ली का हो चुका था, जिसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कांग की किटी को बचाना था। कुछ ही देर में कांग के रास्ते में ही डेथ हो जाती है और इसी के साथ ही चार्ली की गाड़ी का जीपीएस उसे डीना की लोकेशन पे रोक देता है। बाहर बैठे गार्ड्स चार्ली से इंटेरोगेशन करते हैं। वो जब उसके हाथ में वो ऑब्जेक्ट देखते हैं जो कि वोंग को चाहिए था, तो वो उसे अंदर ले आते हैं। वोंग जिसने कभी भी ग्रे फॉक्स को नहीं देखा था, उसे शक होता है कि चार्ली ग्रे फॉक्स नहीं हो सकता, इसलिए वो उससे उस स्टोन के बारे में पूछता है, जो कि अब डिसफंक्शनल हो चुका था। तभी वोंग अपने हेंचमैन मैत्सुई को डीना को लाने का कहता है। डीना यहाँ चार्ली को पहचानने से इनकार कर देती है, जिससे वोंग को गुस्सा आता है और वो डीना पे गोली चला देता है। चार्ली को जब कांग की बात याद आती है, तो वो डीना को बचाने की कोशिश करता है और इसके लिए वो अपनी सेल्समैन वाली स्किल्स यूज करता है। वो मैत्सुई को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, जिसे नहीं लगता था कि वो ग्रे फॉक्स हो सकता है। साथ ही वो वोंग से कहता है कि मैत्सुई ने ही उसे ग्रे फॉक्स बनने का कहा था, जिसकी वजह से वोंग को गुस्सा आता है और वो मैत्सुई को मार डालता है। वोंग जब चार्ली पे गन तानता है, तो इसी दौरान एक स्मोक बॉम्ब फट जाता है और तभी हमें पता चलता है कि डीना के ग्रुप ने उसे रेस्क्यू करने के लिए इंटरवीन किया था। डीना यहाँ अपनी स्वॉर्ड मिलते ही वोंग के आर पार कर देती है। इसके बाद वो चार्ली को बेहोश करके अपने हेडक्वार्टर पे ले आते हैं। चार्ली की जब आंख खुलती है, तो वो डीना के साथ साथ 3 और असैसिन से भी मिलता है, जिनके नाम मीना, टीना और रीना थे। तभी मार्शिन उन्हें इन्फॉर्म करता है कि चार्ली और उसकी मदर को मारने का ऑर्डर वापस ले लिया गया है, क्योंकि उसने डीना को बचाने में हेल्प की थी। जिसके बाद मार्शिन उसे गार्डियन के तौर पे उन्हें ज्वाइन करने की ऑफर करता है, लेकिन चार्ली कहता है कि वो इस काबिल नहीं है जितना वो उसे समझ रहे हैं। वो उनकी ऑफर रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डीना उसे कांग की रिंग वापस कर देती है, जिसे उसकी अहमियत का तो पता नहीं था, लेकिन वो इस बात पे कन्विंस थी कि कांग के पास इसे देने की जरूर कोई वजह होगी। अगले दिन चार्ली को डीना की कॉल आती है, जो कि उसे वार्न करती है कि वो अब उनकी एजेंसी का अगला टारगेट है, क्योंकि वॉयलेट को उस कैफे में चार्ली का कार्ड मिला था जहां वोंग को मारा गया था। चार्ली के पास अब सिर्फ 2 चॉइसेस बची थी कि या तो वो अपने ऑफिस में रहे और या मजीद जानने के लिए वो उन्हें ढूंढना शुरू कर दे। कुछ ही देर में चार्ली असैसिन्स के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहां मार्शिन अपने ऑपरेशंस के बारे में एक्सप्लेन करता है। असल में उस जगह कांग ऑर्फन बच्चों को पालता था और उन्हें खतरनाक किलर्स बनाने के लिए ट्रेन करता था, जो कि दुनिया में किलर्स का सबसे मजबूत ग्रुप माना जाता था। वो किलर्स शेडोज में काम करते थे और उनका टारगेट होना डेथ की गारंटी था। उनकी एजेंसी जिसे वॉयलेट लीड करती थी, उसकी एक लंबी हिस्ट्री थी और एजेंसी के ऑर्डर्स डिसोबे करने का मतलब यकीनी मौत था। वॉयलेट का अगला टारगेट चार्ली इसलिए था क्योंकि उसके पास वो स्टोन था और वो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था जो कि एजेंसी को चाहिए था। मार्शिन यहाँ एक बार फिर से चार्ली को कांग की तरह गार्डियन बनने की ऑफर करता है, लेकिन चार्ली को अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने और उनकी टीम को ज्वाइन करने में से किसी एक चीज को चुनना था। कुछ देर सोचने के बाद चार्ली उन्हें ज्वाइन करने का फैसला
फैसला करता है। जल्द ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ मीना उसकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। बहुत ज्यादा पेन बर्दाश्त करने के बाद चार्ली रिकवरी रूम में पहुंच जाता है, जहां टीना उसकी रिकवरी की निगरानी कर रही थी। डोजो में पहुंचने के बाद डीना उसे कॉम्बैट टेक्निक सिखाती है। उसकी प्रोग्रेस को देखते हुए रीना उसे एक बैलेंस रूम में ले आती है, ताकि उसकी बॉडी की एनर्जी अलाइनमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। चार्ली पूरी डेडिकेशन के साथ हर रोज सख्त ट्रेनिंग कर रहा था, जिससे धीरे धीरे उसकी कॉम्बैट स्किल्स में निखार आ जाता है। और इस मुश्किल प्रोसेस से गुजरने के बाद चार्ली ग्रे फॉक्स का टाइटल हासिल कर लेता है। जिसके बाद टीना ये सजेस्ट करती है कि उसे ब्रोकर से मिलना चाहिए, ताकि वो स्टोन की सच्चाई का पता लगा सके। मार्शिन जब वॉयलेट को कॉल कर रहा था तो टीना वहाँ आती है। मार्शिन जल्दी से कॉल खत्म करने के बाद टीना से उसके गार्डियन के बारे में पूछता है, लेकिन टीना चुप रहती है। और इसी दौरान उसे असैसिन के तौर पे अपना पास्ट याद आता है, जब कांग ने उसे रिक्रूट किया था। कांग जब डीना को असैसिन के मेथड सिखा रहा था, तो इस दौरान उसे डीना की लाइलाज बीमारी का भी पता चलता है, जिसका मतलब ये था कि अगर एजेंसी को इस चीज का पता चला तो ये बात यकीनी थी कि डीना को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसलिए एजेंसी की इंटरफेरेंस के बगैर कांग और मार्शिन डीना को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए मार्शिन कांग के साथ सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जो कि एक ऐसे स्टोन के बारे में थी जिससे हर बीमारी का इलाज किया जा सकता था। इस रिस्क के बावजूद कि वो एजेंसी का शिकार बन जाएगा, कांग फिर भी उसे चोरी करने का फैसला करता है, इस उम्मीद के साथ कि उससे वो डीना का इलाज कर सके। दूसरी तरफ डीना और चार्ली ब्रोकर के पास पहुंच जाते हैं और उससे स्टोन के बारे में पूछते हैं। ब्रोकर उन्हें बताता है कि वो कांग को उस स्टोन से एक क्रूशियल ऑब्जेक्ट निकालने में हेल्प कर रहा था, लेकिन इस टाइम वो ऑब्जेक्ट कहाँ था उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उस स्टोन के बारे में उसका मानना था कि वो इमॉर्टैलिटी और नई जिंदगी देता है। गार्डियन के तौर पे कांग का मिशन उसकी ड्यूटीज से ज्यादा बड़ा था और उसका मकसद डीना को उसकी बीमारी से बचाना था। ब्रोकर से मिलने के बाद चार्ली डीना से कांग की ट्रू नेचर के बारे में पूछता है। डीना बताती है कि पहले तो वो उससे काफी दूर था, लेकिन वो एक काइंड हार्टेड इंसान था। लेकिन आखिरी दिनों में उसने कांग में नुमाया तब्दीली को नोटिस किया था और वो तब्दीली उसे स्टोन की खोज की ओर ले गई थी। तभी अचानक से वहाँ पे रीना आती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि टीना ने उस फेसलेस असैसिन नीना को ट्रैक कर लिया है। टीना उन्हें असैसिन हेडक्वार्टर वापस आने का कहती है, ताकि वो कांग के किलर से बदला ले सके। पर उन्हें ये पता नहीं था कि टीना उन्हें धोखा देने वाली थी, लेकिन फिर भी वो डोजो में जमा होते हैं। तभी अचानक से एजेंसी के लोग वहाँ धावा बोल देते हैं और इस तरह वो सब नीना के ट्रैप में फंस जाते हैं, जो कि कांग की डेथ की रिस्पॉन्सिबल थी। डीना यहाँ टीना के धोखे के कारण काफी ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन नीना उसे शांति से वो स्टोन लौटाने का कहती है, नहीं तो उसे अपना नया गार्डियन भी खोना पड़ सकता था। लेकिन डीना को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो सीधा नीना पे हमला करती है, लेकिन नीना उसे कुछ ही देर में पावरलेस कर देती है और उसके मुसलसल अटैक्स के कारण वो नीचे गिर जाती है। तभी चार्ली की नजर मीना पे पड़ती है, जो कि कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रही थी जो कि उन्हें भागने में हेल्प कर सकता था। लेकिन डीना इस दौरान नीना से फाइट के लिए फिर से खड़ी हो जाती है, जिससे उसे नीना की शॉट से कुछ चोटें भी आती हैं। लेकिन इससे पहले कि नीना उस पर फाइनल अटैक करती, मीना एक्सप्लोसिव्स को सेट कर चुकी थी, जिससे नीना और उसके साथी दूर जा गिरते हैं। इसी हलचल का फायदा उठाते हुए चार्ली डीना को लेके रिकवरी रूम में आ जाता है, ताकि वो उसके जख्मों को ठीक कर सके। लेकिन जब एजेंसी को उनके वहाँ होने का पता चलता है तो चार्ली उनसे फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अब चार्ली को गार्डियन के तौर पे खुद को प्रूव भी करना था और उस ट्रेनिंग को भी जो कि उसने ली थी। जिसके बाद चार्ली डीना को ऊपर जाके मीना और रीना को बचाने का कहता है। चार्ली को यहाँ कांग की बात याद आती है, जिसने उसे रिंग का बताया था, जो कि उनकी पावर्स को अनलीश कर सकती थी। इसी दौरान मीना और रीना पकड़ी गई थी, लेकिन नीना यहाँ उनसे कहती है कि उसे उनसे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ स्टोन हासिल करना चाहती थी। तभी टीना डेविल मास्क पहने हुए रूम में एंटर होती है, जो कि असल में वॉयलेट का रेड डीमन बनने की अनाउंसमेंट थी। टीना यहाँ रीना को फाइट का चैलेंज करती है, लेकिन रीना, जिसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि टीना ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। इस इमोशनल डिस्ट्रैक्शन के कारण वो ये फाइट हार जाती है। लेकिन इससे पहले कि टीना रीना पे अटैक करती, डीना भी वहाँ पहुँच जाती है। जल्द ही उनमें एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान वो दोनों अपनी अपनी एबिलिटीज को यूज कर रही थी, लेकिन टीना, जो कि एक असैसिन होने की जिंदगी से तंग आ गई थी, वो डीना के हाथों खुद को मार लेती है। इसी के साथ ही डीना अब नीना के साथ फाइट शुरू कर देती है, इस उम्मीद के साथ कि इस बार वो जीत जाएगी। लेकिन अपनी एफर्ट्स के बावजूद डीना उसे नहीं हरा पाती। इससे पहले कि नीना उसे जान से मारती, चार्ली भी वहाँ पहुँच जाता है और इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है। डीना और चार्ली अपनी पावर्स को जोड़ते हैं और नीना से फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर भी नीना की
पावर का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। डीना को हराने के साथ ही वो चार्ली को भी मार डालती है, जिसके बाद नीना उस बॉक्स को ओपन करती है, लेकिन उसे उसमें सिर्फ क्रिस्टल बॉल मिलती है। इसी दौरान चार्ली फिर से जिंदा हो जाता है और ये रिवील करता है कि असल स्टोन ग्रे फॉक्स की रिंग में था, क्योंकि एजेंसी के साथ फाइट के दौरान कांग ने उस स्टोन को अपने रिंग में ट्रांसफर कर लिया था। वो स्टोन जो कि किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता था और जीवन को बढ़ा सकता था, और ये सब कुछ कांग ने उसे मारने से पहले बता दिया था। चार्ली यहाँ क्लेम करता है कि उसका काम किसी को मारना नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ एक गार्डियन है और उसका काम उन असैसिन्स की देखभाल करना है जो कि पीछे से वार करते हैं। तभी अचानक से डीना उठती है और नीना पे पीछे से अटैक करके उसे मार डालती है, और इसी के साथ ही डीना भी अपनी इंजरीज और इलनेस के कारण मारी जाती है। लेकिन जैसे ही चार्ली उसे वो रिंग पहनाता है तो वो एक बार फिर से ठीक हो जाती है, जिसके बाद चार्ली उसे बताता है कि कांग वो रिंग असल में डीना को देना चाहता था, जिसका मौका उसे नहीं मिल सका था। चार्ली को उम्मीद थी कि डीना को इस रिंग के साथ ही एक नया निकनेम मिल जाएगा। मूवी के एंडिंग सीन में एक ट्विस्ट आता है। उस टाइम जब मार्शियन किसी से मिलने आता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कांग था, जो कि अभी जिंदा था, और ये इस बात का इशारा था कि जल्द ही वार स्टार्ट होने वाली थी। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।